नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं वो है प्रकाश, मतलब लाइट। इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। वो क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, जो हमें वस्तुएं दिखती है, किसके कारण दिखती है। ऑप्शन है वस्तु, हमारी आंखें, प्रकाश या दर्पण। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा देखेंगे हमारी आंखें, आंसर क्या लगा देंगे हमारी आंखें, लेकिन देखिए वो गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। स्पष्टीकरण बता देता हूं। अंधेरे कमरे में हम कुछ भी नहीं देख सकते। अंधेरे कमरे में जो हम जाते हैं, देखो कुछ भी नहीं देख सकते ना। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखाई देने लगती है। जैसे ही कमरे की लाइट जलाते हैं तो हमें वहां रखी हुई चीजें दिखाई देती है। इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, क्या करती है? परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कोई वस्तु पर जितना उसके आकार पे या जितनी वस्तु पर फोकस पड़ेगा वही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक दिखता है, तो हमें उतनी ही वस्तु दिखाई देती है जितनी वो प्रकाशमान होती है, यानी कि जितना उसमें प्रकाश पड़ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसी प्रकार हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम उसे पारदर्शी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें से प्रकाश आर पार हो जाता है, और आर पार हो जाता है इसीलिए हम उसके आर पार देख पाते हैं। यदि अपारदर्शी वस्तुएं होती है उनमें क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, तो हमें वो कैसी दिखती है? अपारदर्शी दिखती है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि प्रकाश उसमें से पार नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी एग्जाम्स में से पूछा जाता है। ऑप्शन ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, और डी दे रखा है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है ना, वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। याद रख लेना आपको, तरंग एवं कण दोनों के समान। स्पष्टीकरण बता देता हूं। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी तरंग के समान, कभी कण के समान। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ नीचे की दो लाइन जो बताऊंगा वो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है। ठीक है, तो तरंग प्रकृति को क्या क्या शो करते हैं? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। यह आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन कौन सा प्रदर्शित करता है? तो उनमें से यह ऑप्शन कोई भी दे रखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। दूसरा है, जबकि कुछ अन्य गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट यानी कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के किस गुण की व्याख्या करता है? तो आपको याद रखना है, क्या आंसर देना है? कणीय प्रकृति की। किसकी? कण की। ठीक है, इसी तरह से पूछ लिया जाता है, क्रॉम्पटन प्रभाव किसकी व्याख्या करता है? तो प्रकाश के कण की प्रकृति की। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रकाश का वह गुण जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश का वो गुण जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है वो क्या है? हमने पढ़ा था, क्या था? रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन होता था ना प्रकाश का, वो वाला गुण क्या करता है? वो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका परावर्तन। स्पष्टीकरण देख लीजिए। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है यानी रिफ्लेक्ट करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुएं दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट क्या है?
यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का रिक्त स्थान कहते हैं। तो जो किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति है ना प्रकाश की, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन। तो इसमें काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण। तो मैं इनको अलग अलग भी आपको समझा देता हूं। अपवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है, क्योंकि इनके बिना चैप्टर अधूरा है। चलिए तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे आगे के एमसीक्यूज के लिए। विवर्तन, पहला डिफ्रैक्शन। देखिए आप यहाँ जो अभी हमने पढ़ा ना डिफ्रैक्शन क्या है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु रखी अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है और कुछ अंधेरे क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाता है। ये मैंने अपनी ओर से जोड़ी है लाइन, कुछ अंधेरे क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये देखिए पहला दिख रहा है ना आपको चित्र में, जो पहला वाला फोटो देखिए, यहाँ पेड़ों से पीछे होके प्रकाश आ रहा है लेकिन आगे आपको फैला हुआ सा दिखाई दे रहा है ना। तो जो प्रकाश है वो क्या है, थोड़ा सा वाइड और जा रहा है ना, वाइड हो रहा है, चौड़ा हो रहा है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ देखिए ये जो बादलों के पीछे से सूरज का प्रकाश आ रहा है पानी पे जो गिर रहा है, यहाँ देखिए एकदम छोटे से वहां से एरिया से आ रहा है लेकिन आगे जाके चौड़ा हो जा रहा है ना। ठीक है, तो जहां अंधेरा है उस साइड भी जा रहा है। ठीक है, जहां मेन फोकस पे पड़ रहा है यहाँ तो देखिए ज्यादा लाइट दिख रही है आपको, लेकिन साइड में थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा है, बट वहां भी थोड़ा उजाला जाता है, यानी कि प्रकाश क्या हो रहा है, थोड़ा सा किनारे पे मुड़ रहा है इसके। तो यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको, ऐसे मान लीजिए एक बल्ब है और उसका प्रकाश इस टाइप से जा रहा है। यहाँ उसके जो रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये जो इसका कॉर्नर है ना, यहां से जाना तो चाहिए ऐसे सीधा सीधा, है ना, लेकिन ये प्रकाश क्या है, नीचे की ओर भी थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ नीचे अंधेरा होना चाहिए था लेकिन थोड़े से एरिया में यहाँ पे भी उजाला हो जाता है। हालांकि एकदम ब्राइट नहीं होता लेकिन थोड़ा देखने योग्य उजाला हो जाता है। ठीक है, नीचे डार्क क्षेत्र आ जाता है और ऊपर तो प्रकाश जाएगा क्योंकि ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो नीचे गया था ना, ये जो प्रकाश मुड़ा है नीचे की ओर, सीधा जाना चाहिए था फिर भी नीचे मुड़ा है, देखिए यही जो गुण है ये क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, पानी पे नीचे जो पानी पे हमें जो ब्राइट ब्राइट दिख रहा है, ये क्या होता है, जब लाइट जब हमें दिखती है तो वहां रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तो वो हमें पानी पे जो दिखता है रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये जैसे उत्तल दर्पण मैंने ले रखा है, तो ये जो किरणें आ रही हैं ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ वापस मुड़ जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से आ रही थी। तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है, अर्थात प्रकाश की दिशा विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश देखिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे एक माध्यम वायु है और एक माध्यम क्या है, कांच। तो वायु से जब कांच में प्रवेश करती है तो देखिए ये ऊपर से एक किरण आ रही है, ये वाली किरण जानी चाहिए थी ये डैश 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 वाली दिशा में, ठीक है ना, इस लाइन की ओर, लेकिन ये क्या होती है, मुड़ जाती है। जो डार्क वाली लाइन है ना, ये वाली एक्चुअल में ऐसे ये मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो दिशा जो मुड़ जाती है ये क्या कहा जाता है, अपवर्तन। यानी कि एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, आपको ध्यान रखना कैसे में, पारदर्शी माध्यम में,
एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है। ध्यान रखना है आपको, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और उसकी तरंग दैर्ध्य भी चेंज होती है इसमें, ये कहा जाता है अपवर्तन। ध्रुवण क्या है? देखिए, पोलराइजेशन, ध्रुवण क्या है ना। तो डेफिनेशन क्या है? जब सामान्य प्रकाश को ध्रुवण फिल्टर से गुजारा जाता है तो बाहर निकलने वाला प्रकाश की तरंगों का कंपन केवल एक ही तल में होता है। जिस प्रकाश तरंगों का कंपन एक ही तल में होता है उस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तन की घटना को ध्रुवण कहते हैं। यानी कि जो अध्रुवित प्रकाश होता है, जिसका जो सभी डायरेक्शंस में ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है, जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, देखिए आप, ये जो फिगर है इसमें, ये आपको दिख रहा है ना, नीला, पीला, ये ग्रे ग्रे, भूरा भूरा सा, है ना, ऑरेंज टाइप। तो ये सब अलग अलग कई दिशाओं में दोलन कर रहा है प्रकाश, और आपने पोलराइजेशन फिल्टर लगा दिया तो एक तरह का प्रकाश आपने इसमें से निकाल दिया। ये क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन। जैसे आप कहते हो ना, वोट का ध्रुवीकरण कर दिया, है ना। कोई पार्टी जब वोट का ध्रुवीकरण करती है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वो क्या करती है? वोट का ध्रुवीकरण मतलब वोट को एक साइड अपनी ओर खींच लेना, ठीक है। ये कहा जाता है क्या? ध्रुवीकरण, ठीक है, यानी ध्रुवण, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए बल्ब है, बल्ब की लाइट जब अध्रुवित होती है तो सब दिशाओं में दोलन करती है, ठीक है। आगे पोलराइजिंग फिल्टर लगा दो तो वो जो एक हमें प्रकाश निकालना होता है उनमें से एक छांटना कह, मतलब एक तरीके से छटनी कह लो, है। तो एक पोलराइजिंग लाइट जो है एक तल में दोलन करती हुई बाहर आ गई, ठीक है। तो अध्रुवित से ध्रुवित प्रकाश हो गया, ठीक है। ये कहा जाता है ध्रुवण, पोलराइजेशन, ठीक। अब देखिए व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण को कहते हैं इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण से ज्यादा आपको इंटरफेरेंस याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। इंटरफेयर करना एक दूसरे में, ठीक है। जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंग किसी एक माध्यम में एक स्थान से गुजरती है तो उनके शीर्ष या गर्त आपस में जुड़ जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। किसकी? तरंग प्रकृति की। तो एग्जाम्पल क्या है इसके? पानी के ऊपर तेल के परत का चमकना, जो तेल की परत चमकती है पानी के ऊपर तो वो व्यतिकरण कहा जाता है। जो कलर दिखते हैं ना तेल के, वो वाले। साबुन के झाग से बने बुलबुलों का रंगीन दिखना, तो साबुन के जो झाग बनते हैं वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं, तो वो किसके कारण देते हैं? व्यतिकरण के कारण। यहाँ देखिए ये शीर्ष और गर्त वाली जो सेम शीर्ष, ये गर्त जो है ये मिक्स होके क्या हो जाता है? एक ज्यादा डेंस क्या बन रही है यहाँ पे, देखिए ये, है ना, ये जुड़ गया, है ना, ये प्रकाश की तरंग। तो जहां पे जुड़ जाती है वहां पे ज्यादा आपको ब्राइट दिखेगी, यानी कि ज्यादा डेंस दिखेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। और जहां पे ये जो शीर्ष और गर्त हैं ये क्रॉस हो जाते हैं तो वहां पे उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका व्यतिकरण। तो इसी की वजह से वो जो प्रकाश है ना वो एकदम हर जगह ब्राइट नहीं दिखता है, कहीं ब्लैक, थोड़ा सा डार्क, कहीं ज्यादा ब्राइट, ठीक है ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो मेरे ख्याल से व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। प्रकाश का वह सिद्धांत जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया न ही कण माना गया, इस सिद्धांत ने प्रकाश के कण तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। यह कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, तो ये सिद्धांत है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। कौन सा? मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। ये कहता है कि प्रकाश ना तो तरंग ही है पूरी तरीके से और ना ही कण है, ये दोनों का मिला जुला रूप है, तरंग और कण का, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? दे रखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो परावर्तन होता है उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मैं शो कर दूं आपको यहाँ पे आपतन, ये देखो इंसिडेंस रे ये दिख रही है आपको, जो भगवा कलर की जो दिख रही है, ये
आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है हरे कलर की, ठीक है ना। तो देखिए ये आई जो है ना ये आपतन कोण है और आर क्या है, परावर्तन कोण है। इन दोनों का जो कोण का मान होता है वो क्या होता है, ये बराबर होते हैं। बी ऑप्शन क्या है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो देखिए ये जो है आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये बीच में अभिलंब है जो नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। ये सभी कैसे है, एक ही तल में है, मिरर वाला जो तल दिख रहा है आपको एक ही तल में होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन सी है, परावर्तन के यह नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू नहीं होते। ये गलत है। ये जो परावर्तन के नियम है ना, ये गोलीय पृष्ठों सहित सभी पृष्ठों पर लागू होते हैं, सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी गलत हो गया, बाकी ए और बी ये दोनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल ए और बी। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण निम्न में से कौन से हैं। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, और वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है ना उतनी ही दूरी पर बनता है। तो अब ऑप्शन देखिए, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु सामने रखी जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है कहलाते हैं। तो जिनका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो यदि गोलीय हो, स्फेरिकल हो, तो वो कौन से दर्पण कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो अंदर की ओर वक्रित हो, है ना, गोले के केंद्र की ओर। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ना ये गोले का भाग है और ये अंदर की ओर धसा हुआ है। तो धसा हुआ जहां हो यानी कि गोले के केंद्र की ओर धसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो ये देखिए जैसे ये गोलीय दर्पण है, मैंने अवतल दर्पण ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कौन सा है, ये है ना, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको पूरा ऊपर से नीचे तक, ये। तो इसका जो केंद्र है वो कौन सा है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पी के, यहाँ है ना पी, ठीक है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है, इसे कहा जाता है पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है, इसलिए पी से इसे इंडिकेट किया जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो क्या कहा जाता है, ध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है, वक्रता केंद्र के संदर्भ में, जो दर्पण का वक्रता केंद्र है उसके संदर्भ में। तो देखिए पहले वक्रता केंद्र समझते हैं, क्या है वक्रता केंद्र। देखिए यहाँ देखो आप, ये इधर अवतल दर्पण है और उधर उत्तल दर्पण है। तो ये जो सी दिखाई दे रहा है ना आपको, सी, ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है, यानी कि ये दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र है ये वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऑप्शन देखिए दोनों में, आपने वक्रता केंद्र देख लिए, अवतल दर्पण का ये है और उत्तल दर्पण का ये है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है, तो बिल्कुल सही है ये। देखिए परावर्तक पृष्ठ ये हैं और इनके बाहर स्थित है, बिल्कुल। ऑप्शन बी देखिए, यह दर्पण का भाग नहीं होता, तो ये दर्पण का भाग नहीं है, क्या है ये गोले का सेंटर है, ठीक है, उस गोले का सेंटर है जिसका दर्पण भाग है।
चलिए ऑप्शन सी है, यह उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग है। तो ये बिल्कुल सही है, ये तो मैं बोलता ही आ रहा हूं। ऑप्शन डी दे रखा है, वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के मध्य में स्थित होता है। नहीं, ये गलत है। देखिए परावर्तक पृष्ठ के मध्य में क्या है, पी है ना, इसे तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव, पोल। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, यानी असत्य हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो पहले चलिए ऑप्शन से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि वो कौन सा बिंदु है। देखिए ये अवतल दर्पण है और उधर उत्तल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण देखिए, ये किरणें आ रही है लेफ्ट साइड से, आपको दिख रहा है अनंत पर कोई लाइट आ रही है, अनंत से किरण आ रही है। ठीक है, यानी कि बिंब से, है ना। ठीक है, वहां से किरणें आ रही हैं और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ कट रही है, देखो एफ पर। ठीक है, इसी टाइप से ये उत्तल दर्पण में देखिए, ये जो किरणें आ रही हैं ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, लेकिन ये जो आती हुई प्रतीत कहाँ से हो रही है, एफ से, है ना। वापस जहां जाके मिल रही है वो क्या है, एफ। ये एफ है ना, ये क्या कहा जाता है, जहां पे ये किरणें आपस में काटती है, इस जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो चलिए ऑप्शन देख लो, कहां जाकर मिलती है, मुख्य फोकस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है। अब यहां देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, गोलीय पृष्ठ के जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहां देखो नीचे चित्र में ये P है ना, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है, इसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये गलत है, ध्रुव तो इस दर्पण का केंद्र होता है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन सी देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल सही है, जो P से C के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना सीधी रेखा जो PCF से जा रही है, ये क्या कही जाती है, ये गोलीय जो दर्पण है उसकी मुख्य अक्ष कही जाती है। ठीक, चलिए तो यहां असत्य क्या हो गया, ऑप्शन बी। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ना कि वक्रता ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, ये देखो ये ध्रुव है और ये एफ, ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की जो दूरी है ना इसे कहा जाता है फोकस दूरी। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है, ये गोलीय दर्पण है ना, और इसका ये जो पृष्ठ है, ठीक है, इसका जो व्यास है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एपर्चर। क्या कहा जाता है, एपर्चर, यानी कि द्वारक। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां देखो वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, C से P के बीच की दूरी। ठीक है, और फोकस दूरी कौन सी है, F से P के बीच की दूरी। तो आपको यहां दिख रहा है ये जो C से P के बीच की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या जस्ट फोकस दूरी जो P से F के बीच की दूरी है इससे जस्ट डबल दिख रही है। तो देखिए ये होता भी ऐसा ही है, वाकई ये डबल होती है, फोकस दूरी से
जस्ट डबल होती है वक्रता त्रिज्या जो होती है वो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है? यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को f तथा वक्रता त्रिज्या को r से निरूपित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमने अभी पढ़ा था, यदि फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r कर दें, तो हमने पढ़ा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी कि r इक्वल टू 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 2f। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, r बराबर 2f। यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह अवतल दर्पण के रिक्त स्थान से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के जब समानांतर आपतित होती है ना, तो वो हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से? मुख्य फोकस से। यहां देखो, जैसे ये देखिए आप, समानांतर किरण आ रही है, यानी कि अनंत से आ रही है, या फिर कोई अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में कोई बिंब रखा है, यानी वस्तु रखी है, उससे वो किरण आ रही है। तो यदि समानांतर है तो वो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये है अवतल दर्पण और इसकी फोकस दूरी यानी P से आगे जब जाएंगे तो वो होगा धनात्मक, और P से पहले ही है तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यानी कि P से हम F, C या उधर अनंत की ओर जा रहे हैं, जिधर वस्तु रखी हुई है, तो उधर जो सारी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या रहेगी? इसकी ऋणात्मक रहेगी। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी रहती है? ऋणात्मक। और यही उत्तल दर्पण ले लें तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से वह प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण द्वारा नहीं बनाया जाता, अवतल दर्पण के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब नहीं बनाया जाता? तो इसको समझने के लिए आपको यहां आना होगा। देखिए, ये है अवतल दर्पण। अब देखिए, यहां से मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा आइडिया देता हूं और इसको याद कर लीजिए। थंब रूल है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल लेंस के लिए। आप क्रॉस में ध्यान रखना। ठीक है, जहां अवतल दर्पण होगा वहां आप उसको उत्तल लेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उत्तल दर्पण होगा उसे आप अवतल लेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम, ये याद रखना है आपको, सेम चीज मिलेगी वहां पे, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है, तो अवतल दर्पण का देखिए, अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है कहां? फोकस दूरी पर। ठीक है, एफ पर। ठीक है, अनंत से वस्तु जैसे जैसे नजदीक आती जाती है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनता है, अत्यंत छोटा, और जैसे जैसे नजदीक आती जाती है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब, ये जो अवतल दर्पण है, इसके द्वारा धीरे धीरे बड़ा बनता जाता है, बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाएगी उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब अनंत पे है तो फोकस दूरी, जो फोकस है इस पे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब यदि C पे है तो प्रतिबिंब C पे बनेगा, और वस्तु यदि F पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो अनंत का तो F पे और F का अनंत पे, ये आपको ध्यान रहना है, और C का C पे बनता है। फिर से बता दूं, वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब F पे बनेगा, वस्तु C पे है तो प्रतिबिंब भी C पे ही बनेगा, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है उस पे यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा। ठीक है, और यदि वस्तु F पर है यानी फोकस दूरी पे है
तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। ठीक है, इन सभी सिचुएशंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। आपको याद रखना कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बस एक सिचुएशन ऐसी है जब F से आगे वस्तु को रखेंगे, F और P के बीच में, उस सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा होगा। कैसा, आभासी और सीधा, और बड़ा भी होगा। ठीक है, अब देखिए आप ऑप्शंस पे चलिए। ऑप्शन कहते हैं वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, जब तक कि वस्तु F तक आती है अनंत से तब तक तो वास्तविक और उल्टा ही बनता है। F और P के बीच बनता है, F और P के बीच जब वस्तु आती है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी है सीधा और बड़ा, तो बिल्कुल सही है। जब सीधा बनता है तो वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि F और P के बीच में जब वस्तु है तो आभासी जब भी बनेगा तो वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इसमें, अवतल दर्पण में। ऑप्शन डी दे रखा है सीधा और छोटा प्रतिबिंब। यहां ध्यान रखना है आपको, अवतल दर्पण में केवल एक ही सिचुएशन है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, वो F और P के बीच में जब वस्तु होती है तब, लेकिन उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अवतल दर्पण में जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तब वह बड़ा होता है, छोटा नहीं बनता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं बनता है। सीधा और छोटा, सीधा तो बनेगा लेकिन छोटा नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा, बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है, यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, अनंत पर जब है, तो अनंत पर जब होती है तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको क्या बताया था, F पर बनता है प्रतिबिंब। कहां बनता है, F पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अत्यधिक छोटा भी बनेगा, बिंदु की साइज का बनेगा। जब भी वस्तु अनंत पे होगी, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो प्रतिबिंब बनेगा वो अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए, प्रतिबिंब फोकस दूरी F पर बनता है, बिल्कुल सही है जब वस्तु अनंत पर है तो, या बिंब अनंत पर है तो। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु की साइज का बनता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, यदि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का प्राप्त होता है तो वस्तु की स्थिति क्या रही होगी। वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है F तक जब वस्तु आती है, अनंत से F तक। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि F से अनंत और F के बीच में रही होगी। ठीक है, अब आइए, वस्तु के आकार का प्राप्त होता है, उल्टा लेकिन वस्तु के आकार का। तो वस्तु के आकार का एक सिचुएशन में प्राप्त होता है, आपको याद रखना है, C जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी। ठीक है, बिंब कहां होगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका दर्पण की वक्रता केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्या है, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवतल दर्पण का जो यूज है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सेविंग दर्पण के रूप में, बिल्कुल सेविंग दर्पण के रूप में जो यूज होता है वो होता है अवतल दर्पण। सौर बत्तियों में भी काम में आता है। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट, इनमें सभी में ये बिल्कुल सही है, ये सभी में क्या आता है, अवतल दर्पण आता है काम में। कौन सा, अवतल दर्पण। जो टॉर्च है, सर्च लाइट है और वाहनों की हेडलाइट है, ये सीधा प्रकाश पुंज बनाते हैं। ठीक है ना, एकदम आप देखते हो ना, एकदम सीधा जाता है, तो वो क्या है, वो अवतल दर्पण है वहां। ठीक है, वहां यूज होता है अवतल दर्पण का। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी।
निम्नलिखित में से वह प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण द्वारा नहीं बनाया जाता, अवतल दर्पण द्वारा नहीं बनाया जाता, मैंने एक ही चीज गई थी आपको, कौन सा नहीं बनाया जाता? आभासी जब बनता है तो सीधा बनता है, आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा। लेकिन अवतल दर्पण जब आभासी सीधा बनाता है तो छोटा नहीं बनाता, बड़ा बनाएगा, क्योंकि P और F के बीच में वस्तु आ जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगी, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक उल्टा बनाता है, बिल्कुल सही है, वस्तु से छोटा बनाता है, ये बिल्कुल सही है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान भी बनाता है, ये भी सही है ना। जब वस्तु C पर होती है ना, वक्रता केंद्र पर, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान बनाता है। C से पहले जब भी वस्तु अनंत से C तक आती है तो उस सिचुएशन में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनाता है। ऑप्शन सी है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब वस्तु फोकस दूरी और P यानी उसके ध्रुव, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में आ जाएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। तो आभासी और सीधा तो बनता है लेकिन वस्तु से छोटा नहीं बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं बनाता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अनंत पर स्थित वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब रिक्त स्थान कैसा होता है? उत्तल दर्पण आ गया है, ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के लिए मैं अभी बता देता हूं आपको, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और छोटा। ये तीन तो रट लो आप। और इसमें दो ही सिचुएशंस होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए, उत्तल दर्पण में कैसा हो गया? आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, और अनंत पर होगी तो इसका भी जो प्रतिबिंब है वो F पर बनेगा। किस पर? फोकस दूरी पर। लेकिन कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है उत्तल दर्पण का। अवतल का बनता है दर्पण के आगे और उत्तल दर्पण का बनता है दर्पण के पीछे। ये देखो आप, जैसे ये किरणें दिख रही है आपको, तो यहाँ जो F है ना, ये उत्तल दर्पण का, तो ये रिफ्लेक्ट होके जो रेज जा रही हैं तो ये ऐसी लग रही है जैसे F से वापस आ रही हैं। ठीक है, तो इनका जो अनंत से जो किरण आती हैं, ठीक है, वो प्रतिबिंब कहां बनाएगी? F पर, फोकस दूरी पर। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन, फोकस F पर दर्पण के पीछे, बिल्कुल सही है। बी है अत्यधिक छोटा, बिल्कुल सही है, अत्यधिक छोटा बनेगा जब भी अनंत पर वस्तु होगी। आभासी तथा सीधा बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है और धनात्मक दिशा में बन रहा है, तो कैसा बनेगा? इसमें आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि वस्तु उत्तल दर्पण से अनंत और उसके ध्रुव के बीच स्थित है तो उत्तल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, एक चीज तो आपको रट लेनी है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, अब अनंत और ध्रुव के बीच इसमें दो ही स्थिति होती है। एक तो अनंत पे बनता है कहां पे? F पर। ठीक है, और अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये बनेगा आप F और P के बीच में। ठीक है, यानी कि ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में। ये ध्यान रखना है, दो ही सिचुएशन है। अनंत पे जब वस्तु रखी है तो F पे बनता है, और जब अनंत और P के बीच में कोई वस्तु आ जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो P और F के बीच में बनता है, यानी कि ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच एवं दर्पण के पीछे। दर्पण के कहां बनेगा? पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। बहुत आसान है, कई बार बताया मैंने आपको। ऑप्शन ए छोटा एवं दर्पण के पीछे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आभासी तथा सीधा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? तो यहां देखिए आप, कौन सा दर्पण बनाएगा?
वो होता है उत्तल दर्पण। देखिए जितनी भी ये किरणें आती हैं इधर उधर से, तो इसका जो कवरेज एरिया जो होता है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है, और छोटा बिंब बनाता है ये। तो ये बड़े जो मकान होते हैं, बड़े जो जगह होती है, उनको कवर करने के लिए उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। तो वो बड़ी जो वस्तु है या कोई बड़ी स्ट्रक्चर है उसको छोटे से उसमें दिखा देगा, ठीक है। तो कौन सा दर्पण यूज होता है इनमें? उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है उत्तल दर्पण के संदर्भ में। ऑप्शन ए, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बिल्कुल सही है। यह वाहनों के पार्श्व में लगे हुए दर्पण के रूप में प्रयोग होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये एग्जाम में आता है कई बार, वाहनों के जो साइड में जो लगे हुए दर्पण है उनमें कौन सा यूज होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। इनका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य जो विंग दृश्य है उस दर्पण के रूप में होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी है, इनके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यही गलत है, हमेशा सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आभासी, सीधा और छोटा। तो ये गलत हो गया आपका, ये असत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि ध्रुव से बिंब यानी ऑब्जेक्ट की दूरी u और प्रतिबिंब इमेज की दूरी v हो तथा दर्पण की फोकस दूरी f हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र दर्पण सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो दर्पण सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u जो होता है वो होती है वस्तु या बिंब की दूरी दर्पण से, ठीक है, ये हमेशा माइनस में आएगी। v होती है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, किसकी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो अवतल दर्पण के लिए v माइनस में होती है और उत्तल दर्पण के लिए किस में आएगी? प्लस में आती है, ठीक है। और f हो गई फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m होता है। आवर्धन मतलब वस्तु कितनी आवर्धित हुई है, कितनी बड़ी। जो आवर्धित का मतलब, आवर्धन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बड़ी हुई हो। आवर्धन मतलब 0.5 आवर्धन हुआ है या 1.5 गुना आवर्धन हुआ है, आधा गुना आवर्धन हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात ये गलत है। तो ये दूसरा है, वस्तु की फोकस दूरी और वस्तु की बक्सा त्रिज्या का अनुपात, ये गलत है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, ये बिल्कुल सही है। तो गोलीय दर्पण का जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। इसको लिखते हैं हम h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h, या इसको लिख दो आप माइनस v अपॉन u। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये u है, जो वस्तु या बिंब है वो हमेशा माइनस दिशा में होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, जो अक्ष है उसके लेफ्ट साइड में होगा, तो उसके लिए माइनस निशान आएगा, ठीक है। तो माइनस v अपॉन u। नेक्स्ट क्या है? किस स्थिति में दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का परिणाम इकाई के बराबर होगा, यानी 1 के बराबर हो? 1 के बराबर क्या होगा? 1 के बराबर तभी हो सकता है जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई यानी उनका आकार जो है वो बराबर हो जाए, है ना। तो यहां आंसर हो जाएगा जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान हो, या ऐसे कह सकते हो जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार समान हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो वस्तु का आकार है या जो वस्तु की जो हाइट है वो 2 मीटर है और प्रतिबिंब जो बनता है उसकी भी जो हाइट है वो 2 मीटर है, तो 2/2 हो जाएगा। यही तो है आवर्धन, क्या है? प्रतिबिंब की हाइट अपॉन वस्तु की हाइट, है ना।
तो 2/2 इक्वल टू 1 इकाई के बराबर हो जाएगा आवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आवर्धन धनात्मक प्राप्त होता है तो वो प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, और माइनस में प्राप्त होता है तो कैसा होगा, वास्तविक। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है। ए है, बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ली जाती है। बिल्कुल सही है, बिंब की ऊंचाई जो है अक्ष से मापी जाती है। जो ये है ना, एक्सिस जो होता है इसका, जो आप देख रहे हो, ये जैसे आपको दिख रहा है दर्पण, तो इसका जो पी एफ सी ये अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर ही ली जाती है हमेशा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो ये कैसे ली जाएगी, धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, और उसकी ऊंचाई किसमें हो जाएगी, धनात्मक। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक क्यों हो जाए, क्योंकि ये आगे राइट साइड में है, पी के राइट साइड में है, आगे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अवतल दर्पण की नेगेटिव में ली जाती है, क्योंकि ये उसके पी से पहले है। ठीक है, पी यानी 0 मान लो, और उसके लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस। ऑप्शन डी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। तो ये गलत हो गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो ऑप्शन डी असत्य है। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी पूछिए, है ना, और वक्रता त्रिज्या दी हुई है। अब ये पूरे को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है हमें फोकस दूरी की वो किससे निकल सकती है, इतना सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, तो फोकस दूरी का मतलब क्या है, फोकस दूरी आपको पता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या ये कह दो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। सूत्र लिख लो, हमने क्या पढ़ा था, r इक्वल टू 2f, है ना, तो f इक्वल टू क्या हो गया, r/2, r/2, है ना, तो रख दो, क्या हो गया, r कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो 3/2 कितना आ गया, 1.5 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई, 1.5 मीटर। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है, देखिए अब क्या पूछा है। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए, अब जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी। ठीक है, तो प्रतिबिंब का मतलब v पूछा है ना, u दिया हुआ है, बस की जो दूरी है, यानी बस क्या है, बिंब है, वस्तु है। ठीक है, वो 5 मीटर दूर है, तो u दिया हुआ है, u इक्वल टू -5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमने f निकाल रखा है, f कितना था हमारा, 1.5 मीटर आया था, 1.5 मीटर प्लस का 1.5 मीटर, u हो गया -5 मीटर। तो दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र था हमारा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसमें जब आप वैल्यू रखोगे, देखिए u की जगह रख दिया -5 प्लस 1/v इक्वल टू 1/1.5। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 7.5 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 1.5 यानी 6.5 1 7.5
1/b इक्वल टू 6.5/7.5 इक्वल टू ये v इक्वल टू ये करेंगे तो ये जस्ट उल्टा कर दो इसको, v निकालना है तो 7.5/6, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1.15 मीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1.15 मीटर। कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनेगा और 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए सेम चीज है, वही दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है और बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब होगा। अब क्या दे रखे हैं ऑप्शन में? आभासी उल्टा तथा साइज में बिंब से 3.23 गुना छोटा। तो उत्तल दर्पण है तो ये तो कन्फर्म है, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। तो ऑप्शन ए देखो, आभासी उल्टा, ये तो पहले ही गलत हो गया। वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक आ गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आभासी और सीधा और ऑप्शन डी आभासी और सीधा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने v निकाल रखा है, u निकाल रखा है। पिछले ऑप्शन में आपका जो v था वो आया था 1.15 मीटर, u दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो 1.1 v का मान आया था, तो 1.1/5 मीटर कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा 0.23 गुना। ठीक है, तो क्या कह सकते हो आप इसको? 0.23 गुना छोटा बनेगा, या कह सकते हो 0.23 गुना आवर्धित। ठीक है, यह ऑप्शन भी दिया जा सकता है, 0.23 गुना आवर्धित। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पे आपका आभासी, सीधा तथा साइज में बिंब से 0.23 गुना छोटा। चलिए नेक्स्ट क्या है? कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो देखो लग न्यूमेरिकल जैसा रहा है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल से पहले ये देख लो, आभासी और सीधा, वास्तविक उल्टा, ये सीधा, ये दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो ये मान लो कि आप एक वो ले लिया आपने, अवतल दर्पण बना लिया है ना। अवतल दर्पण पे वो कह रहा है, देखिए बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी उसकी 15 सेंटीमीटर है और कितना दूर रखा है? 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। ठीक है, तो फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या उसकी डबल हो जाती है, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कहाँ आ गया है? वक्रता त्रिज्या के अंदर आ गया है ये, है ना। 25 सेंटीमीटर पे है, तो वक्रता त्रिज्या के अंदर आ गया है। अंदर आपको मैंने बताया था, फोकस दूरी तक कोई भी बिंब है ना, तब तक उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? फोकस दूरी पूछिए, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, आपको पता है r इक्वल टू 2f होता है ना। तो कर लीजिए, f इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। ठीक है, 32/2, 32/2, तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़े हुए दिखाई देना कौन सी घटना है? तो हमने पढ़ा था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो प्रकाश की किरण जाती है, शुरू में मैंने आपको बताया था, है ना। तो वो क्या होता है, जो पारदर्शी माध्यम में किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो थोड़ी मुड़ जाती है, दिशा से विचलित हो जाती है ना। उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते थे? प्रकाश का अपवर्तन। तो पेंसिल का मुड़े हुए दिखना भी क्या है? अपवर्तन की घटना है।
प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी चाल और दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आसान है। देखिए, ये जैसे मान लीजिए एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, दोनों पारदर्शी माध्यम है। वायु से जब प्रकाश की किरण कांच में जाती है तो क्या होता है, ये अपनी जो दिशा है इससे थोड़ी सी भटक जाती है। क्या होती है? थोड़ी सी विचलित हो जाती है। होनी चाहिए थी सीधी, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से वह है जो अपवर्तन की घटना के दौरान अपरिवर्तित रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपवर्तन की घटना के दौरान प्रकाश की चाल चेंज हो जाती है। ठीक है, जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाता है, वेवलेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है, और प्रकाश की गति की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाती है। बाकी जो चेंज नहीं होती वो क्या है? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अपवर्तन के नियम कौन से हैं? अपवर्तन के नियम कौन से हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। परावर्तन और अपवर्तन, इन सभी में एक चीज कॉमन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये सब एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे अपवर्तन में, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और इस ये जो है आपका सेंटेंस, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, जिसे ऑप्शन सी के द्वारा शो किया जा सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। यानी आई क्या है? ये आपतन कोण है। ठीक है, और आर क्या है? ये अपवर्तित कोण है। कौन सा है? अपवर्तित कोण है। ठीक है, तो ये बराबर होता है स्थिरांक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित है। किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। स्नेल का अपवर्तन का नियम निम्नलिखित में से किस कोणीय मान के लिए सत्य है? ये कई बार पूछ लिया जाता है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ देखिए, अपवर्तन का जो नियम है वो 0 से 90 डिग्री के बीच अप्लाई होता है। इसी के लिए सत्य है, ध्यान रखो। 0 to 90 डिग्री, यानी 0 से बड़ा आई का मान और 90 डिग्री से छोटा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष का मतलब है वो निर्वात या वायु के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो उसमें वायु या निर्वात को ऊपर ले लो और नीचे माध्यम ले लो। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निर्वात वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, यानी कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे सिर्फ अपवर्तनांक भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो ये तो पता है सबको, किसमें होती है? निर्वात में, वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? या ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ लिया जाता है, निर्वात में प्रकाश रिक्त स्थान की चाल से चलता है। किस चाल से चलता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी। वायु का अपवर्तनांक क्या है? वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। 1.0003। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5 है। बेंजीन में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो यदि अपवर्तनांक दिया हो किसी भी माध्यम का
और उसकी चाल पूछी जाए, चाल का मतलब यहाँ कौन सी हो गई, प्रकाश की चाल निर्वात के सापेक्ष हो गई। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है उसमें भाग दे दो उसके अपवर्तनांक का। तो यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में 1.5 का भाग दे दो। 3/1.5 करोगे तो 2 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित माध्यमों में से अधिकतम निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका है? जो माध्यम दिए गए हैं इनमें से अधिकतम निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है हीरा का, ठीक है। 2.42 उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीरा। अपवर्तनांक का सही क्रम कौन सा है? अपवर्तनांक का सही क्रम, तो इस सही क्रम में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो प्रकाशिक सघन होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, बर्फ का अपवर्तनांक कम होता है और जल का उससे ज्यादा होता है, बर्फ और जल की तुलना करें तो, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अब देख लो, वायु से ज्यादा बर्फ और बर्फ से ज्यादा जल, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से माध्यम व अपवर्तनांक का सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है पूछा है, ठीक है। तो सही युग्म देखो, वायु 1.0003 बिल्कुल सही है, वायु का अपवर्तनांक इतना ही होता है। जल का 1.33 होता है, बर्फ का 1.31 होता है। हीरा का गलत दे रखा है, 1.0 होता है, तो ये गलत है, ये 1.0 नहीं होता जो दिया हुआ है, हीरा का होता है 2.42। कितना? 2.42 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए, यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी ज्यादा हो, क्योंकि जैसे आपने देखा जल प्रकाशिक सघन है, लेकिन जो द्रव्यमान घनत्व डेंसिटी है वो बर्फ की ज्यादा है, जबकि बर्फ का जो अपवर्तनांक है वो कम है। तो ये बिल्कुल सही है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। कैसा होता है? प्रकाशिक सघन। बिल्कुल सही है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो प्रकाशिक सघन होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो विरल माध्यम होता है प्रकाशिक विरल, उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, और प्रकाशिक सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है। तो विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी? कम होगी, या दूसरे शब्दों में कह लो, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। यदि प्रकाश की किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होगा? ध्यान रखिए, अभी बताया था मैंने आपको, यदि विरल है और सघन में जाएगी, विरल से सघन में, तो उसकी चाल कम हो जाएगी, ठीक है। सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब चाल घटती है तो उसकी दिशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और चाल बढ़ती है तो उसकी दिशा जो है अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब सघन में, विरल से सघन में जाएगी तो चाल घट जाएगी और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी किरण, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चाल घट जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, सूर्य के कुछ समय पहले सूर्य का देखना, बिल्कुल सही है, यह अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जो तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। पानी से भरी हुई बाल्टी के तले पर रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, तो ये भी क्या है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन ए है,
दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है लेंस कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दो पृष्ठ उनसे घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय है तो वो क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है तो ये भी सही है। लेंस का एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है इसलिए यह अभिसारी लेंस कहलाता है। तो ये एक कई बार पूछा जाता है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को। तो अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। अभिसारित मतलब, अभिसरित का मतलब है एक जगह इकट्ठी कर देना, ठीक है, और अपसरित का मतलब फैला देना। तो अवतल लेंस अपसरित करता है और उत्तल लेंस अभिसरित करता है, ठीक है। ऑप्शन डी है, अवतल लेंस अपसारी लेंस नहीं होते, ये गलत है। यही अपसारी लेंस होते हैं। अवतल लेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अपसारी होते हैं, क्योंकि ये जो किरणें हैं उनको फैला देते हैं, अपसरित कर देते हैं, ठीक है। यदि बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की आपेक्षिक साइज तथा प्रकृति कैसी होगी? ठीक है, तो उत्तल लेंस, जहां पे क्या है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की तुलना किससे की थी मैंने? अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण में जो जो बिंब बनते थे उनको यहां आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो, अनंत पर है तो अत्यधिक छोटा बनेगा, कन्फर्म है, और वास्तविक उल्टा बनता था उसमें अवतल दर्पण में। तो उत्तल लेंस में क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। तो अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। यदि बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की आपेक्षिक साइज तथा प्रकृति कैसी होगी? अवतल लेंस मतलब उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के आपने दो ही एग्जाम्पल पढ़े हैं और दो ही दे रखे हैं आपकी बुक में, यही बनते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में क्या बनता था? आभासी, सीधा और छोटा, है ना। वही अवतल लेंस में बनेगा। कौन सा ऑप्शन है वो? अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा। ऑप्शन सी, अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये करती है फोकस दूरी पर। किस पर? लेंस की फोकस दूरी पर। की क्षमता P है तथा फोकस दूरी F है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें होता है P इक्वल टू 1/F। तो देखिए, अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता है वो किस पर डिपेंड करती है? F पर, क्योंकि जो क्षमता P है वो बराबर होती है 1/F के, यानी कि F का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि F के जस्ट उल्टी होती है ना, ठीक है। तो F फोकस दूरी ज्यादा होगी तो उसकी क्षमता क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है। फोकस दूरी कम होगी तो उसकी क्षमता। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में SI मात्रक क्या है? ये होता है डायोप्टर, या कहीं कहीं लिखा होता है डायोप्टर, ठीक है। इंग्लिश में याद कर सकते हो आप, डायोप्टर, इस तरह से, ठीक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो देखिए, क्षमता P इक्वल टू होता है 1/F, है ना। तो फोकस दूरी यानी उसका 1 मीटर, 1/1 रखेंगे तो P इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये भी बिल्कुल सही है।
उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आपको ध्यान रखना है, यदि क्षमता माइनस में दी हुई है, जैसे -1D लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अवतल लेंस है, ठीक है। और क्षमता धनात्मक दी हुई है, +1 +2D ऐसे लिखा हुआ है, तो वो लेंस कौन सा होगा? वो उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। यदि किसी लेंस की क्षमता +2.0D है तो इसका अर्थ है, तो देखिए प्लस वाला मैंने बात बताया था आपको, प्लस में दी हुई है क्षमता तो वो कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा? उत्तल लेंस। तो इसका अर्थ है, तो अब निकालनी है, क्या कह रहा है ये, सब में नीचे ऑप्शन में दे रखा है इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी निकालने तो P इक्वल टू होता है 1/f, P दिया हुआ है 2.0, है ना, 1/f, या तो इसको देखिए 2 इक्वल टू 1/f, f को इधर ले आइए, 2 को नीचे ले आइए, यानी 1/2, f इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, यानी कि 0.5 मीटर, है ना। तो आंसर हो जाएगा, यह उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है? +0.5 मीटर है। कितनी है? प्लस, उत्तल लेंस है, प्लस में ही आएगी, ये भी ध्यान रखना है आपको हमेशा, फोकस दूरी किस में आएगी? प्लस में, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 1 को करते हैं यहां पर ही खत्म और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। हाँ तो दोस्तों, वीडियो से यदि आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आगे बढ़ते रहें।